शुभ प्रभात। मैं डॉक्टर ज्योत्सना राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की प्राध्यापिका हूँ और आज अपने इस YouTube चैनल पर मैं उत्तर रामचरितम लेकर प्रस्तुत हूँ। उत्तर रामचरितम भवभूति रचित संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट रचना है। उत्तर रामचरितम के विषय में कहा जाता है, उत्तरे रामचरिते तु भवभूतिर्विशिष्यते। मैं आज इसी कथन का सत्यापन अपने व्याख्यान में करने जा रही हूँ। उत्तरे रामचरिते तु भवभूतिर्विशिष्यते। नाटककार भवभूति संस्कृत साहित्य के महान कलाकार हैं। संस्कृत साहित्य में उनका प्राणवान व्यक्तित्व उस उज्जवल मणिदीप के समान है जिसकी आभा को सहस्रों वात्या चक्र भी म्लान नहीं कर सकते और जिसे काल की कराल छाया भी शांत नहीं कर सकती। संस्कृत नाट्य साहित्य की सुदीर्घ परंपरा में उनका कृतित्व बड़ा ही प्रभावोत्पादक है। भवभूति की 3 रचनाएं उपलब्ध होती हैं, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। इन कृतियों में भवभूति की वाग्वश्या सरस्वती मानो अपनी 3 धाराओं में प्रवाहित हुई हैं। कुरुक्षेत्र के समीप सरस्वती एक सी धार में कुछ दूर बहकर लुप्त हो गई है, किंतु भवभूति की प्रतिभा में वह अविच्छिन्न मालती माधव में श्रृंगार रस के रूप में, महावीर चरित में वीर रस के रूप में और उत्तर रामचरित में करुण रस के प्रवाह में आप्यायित एवं आप्लावित कर रसिक जनों के हृदयों को आकृष्ट करती है। महावीर चरित के पश्चात उत्तर रामचरित तक आते आते ऐसा प्रतीत होता है मानो शार्दूल उपत्यका के मार्ग का त्याग करके हम अपने विराट गौरव एवं प्रशांत सुषमा से अवस्थित हिमालय के उच्च शिखरों से गुजर रहे हों। व्यक्ति मानस एवं समष्टि मानव की गहनतम अनुभूतियों, तीव्रतम संवेगों तथा द्वंद्वविष्ट विकट मानसिक संघर्षों के जैसे नाटकीय चित्र यहाँ प्राप्य हैं, वैसे अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। भवभूति के कीर्ति स्तंभ का प्रमुख आधार यही नाटक है। उनके शेष दोनों नाटकों की महत्ता भी इसी में है कि वे उत्तर रामचरित की उपयुक्त पृष्ठभूमि बनकर आते हैं। इसी कारण से सहृदय समाज ने उन्हें यह प्रशस्ति पत्र दिया है कि उत्तरे रामचरिते तु भवभूतिर्विशिष्यते। वस्तु, नेता और रस की सुंदर योजना ने इसे नाट्य साहित्य का उज्जवल रत्न बना दिया है। उत्तर रामचरित 7 अंकों का एक विज्ञान नाटक है। इसमें वाल्मीकि रामायण का उत्तरार्ध प्रदर्शित किया गया है। इस सप्तांक रूपक में राम के वन प्रत्यागमन के बाद राजगद्दी पाने से लेकर सीता मिलन तक की संपूर्ण कथाएं कुछ कल्पना प्रसूत घटनाओं के साथ दिखाई गई हैं। यद्यपि इस रूपक का आधार रामायण है, परंतु कवि मूर्धन्य महाकवि भवभूति ने अपनी मौलिक कल्पनाओं के आधार पर राम की पुरुषोत्तम मर्यादा की रक्षा करते हुए सीता निर्वासन की छोटी सी कथा को संपूर्ण नाटक के रूप में चित्रित किया है। निस्संदेह उनकी प्रतिभा के बल से उत्तर रामचरित का कथानक एक नवीन रूप में अवतीर्ण हुआ है। उन्होंने संस्कृत नाट्य परंपरा का अनुसरण करते हुए रामायण की दुखांत कथा को राम सीता के सुखद मिलन से सुखांत बना दिया है। कवि ने नाटक का आरंभ चित्र दर्शन से किया है, जो भवभूति की उर्वर मस्तिष्क की उपज है और जिसके माध्यम से राम के पूर्व चरित का उल्लेख कर उत्तर चरित की पृष्ठभूमि तैयार की गई है। इसी प्रकार शंभूक प्रसंग के साथ राम का पुनः पंचवटी जाना, वहां छाया सीता की कल्पना, वासंती से राम का मिलना, चतुर्थ अंक में वशिष्ठ, अरुंधति, जनक आदि को वाल्मीकि आश्रम में एकत्रित करना और यज्ञ के अश्व की चोरी, लव और लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु का युद्ध आदि अनेक घटनाएं कवि की अपूर्व मौलिकता को प्रदर्शित करती हैं। 7वें अंक में गर्भांक की योजना भी कवि का ही नूतन कौशल है। इस प्रकार उत्तर रामचरित का प्रारंभ भी नाटक से है और अंत भी। इस प्रकार उत्तर रामचरित में कवि की मौलिक कल्पना दृष्टिगोचर होती है। अब देखें वस्तु विन्यास। कथा वस्तु में मौलिक परिवर्तनों के साथ ही भवभूति का वस्तु विन्यास भी बड़ा ही कलापूर्ण है। कथा वस्तु को
अंकों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि आगामी घटना चक्र पर उसका प्रभाव पड़ता चला जाता है। चित्रदर्शन नामक प्रथम अंक में ही नाटक के बीज का सूत्रपात हुआ है। पताका स्थानकों के सुंदर प्रयोग ने कथा को और अधिक प्रभावशाली बना दिया है। यद्यपि दूसरे अंक की घटनाएं 12 वर्ष के अनंतर होती हैं, तथापि कवि ने प्राकृतिक परिवर्तनों तथा लव कुश की 12वीं वर्षगांठ आदि का संकेत कर इन 12 वर्षों की गतिविधियों को कुशलता से प्रदर्शित कर दिया है। तृतीय अंक की छाया सीता तो संपूर्ण कथा का आधार ही बन जाती है, जो 7वें गर्भांक में वास्तविक रूप धारण कर लेती है। उत्तर रामचरित में विष्कंभकों के प्रयोग ने कथा को सुबोध्य बनाने में बहुत सहायता प्रदान की है। और अब चरित्र चित्रण। कथा वस्तु के सम्यक विन्यास के बाद भवभूति में उत्तर रामचरित में पात्रों को भी खूब संवारा है। चरित्र चित्रण में भी भवभूति एक सिद्धहस्त नाटककार हैं। राम में मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र में जो प्रश्न चिन्ह लगा था, सीता निर्वसन का, उस प्रश्न को भवभूति राम का मान रखकर सर्वत्र पूरा किया गया है। राम को आदर्श प्रजापालक के रूप में तथा सीता को करुणस्य मूर्ति के रूप में चित्रित कर आदर्श की रक्षा की गई है। लक्ष्मण आज्ञापालक, कर्तव्यनिष्ठ और कौशल्या विपत्ति की मारी हुई, जनक दुर्भाग्यग्रस्त होने पर भी छात्र धर्म से प्रदीप्त, लवकुश बाल सुलभ चापल्य से युक्त, वीर चंद्रकेतु विनयी तथा तमसा वासंती आत्रेयी या अष्टावक्र वाल्मीकि सुमंत दुर्मुख आदि का चरित्र भवभूति की सशक्त तुलिका से बड़े ही प्राणवान चित्रित किए गए हैं। इतना ही नहीं, प्रकृति चित्रण के दृष्टिकोण से भी भवभूति उत्कृष्ट है। भवभूति चेतन मानवीय प्रकृति के ही सच्चे विश्लेषक नहीं है, बल्कि बाह्य प्रकृति के भी सफल चित्रकार हैं। कालिदास से इस क्षेत्र में इनकी तुलना द्रष्टव्य है। कालिदास ने जहाँ प्रकृति के सुकुमार पक्ष का ही वर्णन किया है, वही भवभूति ने उसके विषम पक्ष को भी उभारा है। दंडकारण्य की भीषणता तथा पंचवटी की कोमलता दोनों ही अपने मुखर रूप में उत्तर रामचरित में मिलती है। दाम्पत्य प्रेम का भी उत्कृष्ट उदाहरण भवभूति ने प्रस्तुत किया है। भवभूति ने दाम्पत्य प्रेम का जैसा सरल, स्वाभाविक, सजीव एवं मर्यादित चित्रण किया है, कदाचित अन्यत्र दुर्लभ है। उन्होंने प्रेम को वासना से परे आत्मा का मिलन माना है तथा उन्होंने नारी को इहम गेहे लक्ष्मीरियम माना है। उनके मत में विवाह केवल विलास के लिए नहीं है, अपितु कर्तव्य पालन के लिए है, त्याग और तपस्या के लिए है, प्रजा तंतु विच्छिन्न न हो इसलिए है। उत्तर रामचरित में भवभूति की शैली में भाषा और भाव का अद्भुत सामंजस्य मिलता है। उनकी भाषा में विषयानुसारिणी है। उन्होंने भयावह दृश्यों के वर्णन में समास संकुल ओजो गुण विशिष्ट पद्य भी लिखे हैं और कोमल प्रसंगों में असमस्त और सरल रचना भी की है। गौड़ी रीति के सम्राट होने पर भी वे वैदर्भी के उपासक हैं। भवभूति की विशद वर्णन शक्ति अद्भुत है। वे प्रवाह युक्त शोभा के साथ वर्णन कर सकते हैं और मार्मिक वेग के साथ भी। इस प्रकार उनकी भाषा शैली भी उत्कृष्टता के चरण पर विद्यमान है। मानवीय भावों की गहराई में प्रवेश करने तथा उन्हें उसी प्रकार मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त करने में भवभूति नितांत दक्ष हैं। बाल्यावस्था की मुग्धकारी सरलता, किशोरावस्था की सहज चपलता, यौवन की उद्दाम स्थिरता, किंतु मर्यादित श्रृंगार भावना तथा प्रौढ़त्व एवं वार्धक्य की स्नेहपूर्ण वात्सल्य वृत्ति का बड़ा ही सरस एवं हृदयग्राही वर्णन उत्तर रामचरित की विशेषता है। इतना ही नहीं, भवभूति में शब्द चित्र उतारने की बड़ी प्रबल क्षमता है। उनके शब्दों में अर्थ के अनुरूप ध्वनि स्वतः मुखरित हो जाती है। पात्रानुरूप भाषा का प्रयोग भी भवभूति ने सर्वत्र किया है। जहाँ वाल्मीकि की भाषा आश्रमों के अनुरूप है, वहीं जनक की दार्शनिक चिंतन से ओतप्रोत। सीता की कारुणिक है तो तमसा मुरला की अलौकिक तत्व से युक्त सी।
यद्यपि भवभूति की भाषा अलंकारिक नहीं है, तथापि कहीं कहीं स्वतः ही अलंकारों ने इनकी भाषा का श्रृंगार किया है। भवभूति के वर्णनों में विविध शास्त्रों के पारिभाषिक शब्दों की भी गंध हमें मिलती है। नाटकीय संवाद तो अधिकांशतः सहज बोधगम्य हैं, श्लोकों को विभक्त करके संवादोपयोगी रूप देने में भी भवभूति सफल हुए हैं। सारगर्भित सुभाषितों से उनकी भाषा और मुखर हो उठती है। करुण भावनाओं के चित्रण में तो भवभूति अद्वितीय है ही। भवभूति के विषय में कहा ही जाता है कि एको रसः करुणैव। उन्होंने करुण रस के उनकी विशेषता है। उत्तर रामचरित की रचना ही उन्होंने कारुणिक पृष्ठभूमि में की है। शास्त्र परंपरा से विद्रोह कर उन्होंने एको रसः करुण एव की स्थापना की है। यद्यपि उनकी अन्य रचनाओं में श्रृंगार रस तथा वीर रस की प्रधानता है, तथापि उत्तर रामचरित में तो उन्होंने पत्थरों को भी रुलाया है। अपि ग्रावा रुदत्यापि दलति वज्रस्य हृदयम। गोवर्धनाचार्य ने भी लिखा है, भवभूतेः संबंधनात् भूधर भूरेव भारती भाति एतत्कृत कारुण्ये किमन्यथा रुदिति ग्रावा। परंतु भवभूति अन्य रसों को स्वीकृत न करते हों ऐसी बात नहीं है। उत्तर रामचरित में उन्होंने जनितात्य अद्भुत रसः और वीरो रसः किमयम आदि रसांतरों का स्पष्ट उल्लेख किया है। उत्तर रामचरित में नाना नाट्य विधाओं का भी पालन सम्यक रूप से किया गया है। उत्तर रामचरित में ऐसा नहीं कि करुण और भावों के आवेश में भवभूति ने नाट्य विधाओं का विस्मरण कर दिया हो। नाट्य शास्त्र की परंपरा अनुसार इसकी कथा वस्तु प्रख्यात है। नायक धीरोदात्त हैं और नायिका स्वकीया। इसमें प्रतिनायक या प्रतिनायिका तथा विदूषक का अभाव है। अर्थ प्रकृतियों, अवस्थाओं और संधियों का यथास्थान चारुता से सन्निवेश किया गया है। इसमें करुण विप्रलंभ रस की प्रधानता अवश्य है, पर वीर, अद्भुत आदि रस अंग हैं। यह नाटक सभी अवस्थाओं में सुख दुख का अनुपम अद्वैत है। भावों के स्निग्ध चित्रण के कारण यदि उत्तर रामचरित गीति नाटक है, तो प्रकृति तथा युद्ध के वर्णनों के विन्यास के कारण यह एक एपिक ड्रामा भी कहा जा सकता है। भवभूति की इन्हीं उपर्युक्त विशेषताओं के कारण इन्हें कवित्रय में शामिल किया गया है। सुख विद्रित्रयम मन्ये निखिले अपि महीतले भवभूतिः शुकश्चाय वाल्मीकिस्तु तृतीयकः। यद्यपि इन्हें संस्कृत साहित्याकाश में कालिदास के अनंतरम स्थान प्राप्त है, तथापि इन्हें महाकवि की उपाधि से भूषित किया गया। कवय कालिदासाद्या भवभूतिर महाकवि। भवभूति ने समस्त नाट्य सौष्ठव का प्रदर्शन उत्तर रामचरितम में किया है, परंतु आलोचकों से उनका भी पीछा नहीं छूटा है। आलोचकों ने उनकी शैली, वस्तु विन्यास, नाटकीय योजना आदि पर कुपित दृष्टि डाली है। आलोचनाओं से कोई भी आज तक अछूता नहीं रहा है। आलोचकों का कहना है कि समास बहुल वाक्यों का नाटकीय संवाद के रूप में प्रयोग नाटक की गतिशीलता में बाधक है। कहीं कहीं पारिभाषिक शब्दावली की जटिलता भी दृश्य काव्य में बाधक होती है। करुण रस का अत्यधिक प्रयोग भी नाटक में शिथिलता लाती है। वस्तु विन्यास भी कहीं कहीं बड़ा शिथिल जान पड़ता है। इतना ही नहीं, अत्यधिक आदर्शों का पालन तथा मर्यादा की रक्षा के चक्कर में मूल कथा वस्तु भी प्रायः गौण हो गई है। इस प्रकार भवभूति का उत्तर रामचरित भी आलोचकों की आलोचना से अछूता नहीं है। परंतु यह सब होने पर भी भवभूति को संस्कृत साहित्य में बड़ा सम्मान प्राप्त है। भवभूति का व्यक्तित्व संस्कृत जगत में ऐसा प्रिय है जैसा कि भक्तों को भूति अर्थात भस्म युक्त भव अर्थात शंकर शरीर है। और उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना के विषय में नाटकेषु वयम श्रेष्ठाः वय वा वयमेव वा उत्तर रामचरिते तु भवभूतिर्विशिष्यते उक्ति अक्षरशः सत्य प्रतीत होती है। इस प्रकार आज के व्याख्यान में मैंने उत्तर रामचरिते तु भवभूतिर्विशिष्यते की
सत्यता प्रमाणित करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।